बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ पे मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज का शो भी हमारा बहुत स्पेशल है। आज शो के बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आज हमारे शो पे किस किस टॉपिक के ऊपर बात होगी और कौन कौन से मौजूद मेहमानों को हमने यहाँ पर मधु किया होगा ख़ास आप लोगों की मसलों के ऊपर बात करने के लिए। और मसले वो वाले मसले जो आम मसले होते हैं, जो घरेलू मसले होते हैं, जो हम लोगों को मसले होते हैं, जो माशी मसले होते हैं, उन्हीं में से कोई एक मसला हम चुन कर लाते हैं ताकि उसमें हम आपकी रहनुमाई कर सकें, हम आपकी मदद कर सकें। तो आज हमारे शो पे क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम सलीम बुखारी साहब को मधु करेंगे, उनसे बात करेंगे सानिया जो 9 मई था उसके ऊपर, और उसके हवाले से हम डिटेल में उनसे बात करेंगे क्योंकि उसका 1 साल जो है वो मुकम्मल हो गया है। और आपको याद होगा कि आज के दिन सरकारी अमलात और वो जो फ़ौजी लोग थे उनको निशाना बनाया गया था, शोहदा के मुजस्मे जो थे उनको जलाया गया था और बड़ी तौहीन की गई थी और पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए थे। आपको ये सब कुछ याद होगा। आग लगा दी गई थी और प्राइवेट जो तंजीबात थी उनको आग लगा दी गई थी और हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि पाक फ़ौज के जो शोहदा हैं हमारे, उनकी ताज़ीम करेंगे और उनको खिराज अक़ीदत पेश करेंगे, ख़ास तौर पे आज के दिन 9 मई। और सदर आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा है कि 9 मई मुल्क की तारीख़ में एक मुल्क की स्याह तारीख़ की तरह से इसको याद किया जाएगा, याद रखा जाएगा। और 9 मई में जो जिस तरह का कोहराम मचाया गया था और सदर मुमलिकत जो थे, जो सदर ज़रदारी थे, उन्होंने कहा कि इसके जितने भी इदारे हैं उन पर हमें फ़ख्र है। ख़ास तौर पे 9 मई के मुतालिक जो शहबाज शरीफ साहब है ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 1 साल गुज़र गया है, कौम अपने मुजरिमों को भूली है, ना ही भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी। ये रियासत पर सियासत को कुर्बान करने और हमले करने वाली जो सोचें हैं ना, उनको अलग करने वाला दिन है 9 मई। और वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि वतन पर लहू निछावर करने वाले जो है ना, कौम के अजीम बेटे और मुहिब्बे वतन अवाम है। और दूसरी तरफ नफ़रत की आग में सुलगते वो किरदार जिनके दिल में कौमी यादगारों और कौमी इदारे इन सब की जो मुफादात है, इन सब के जो दर्द है, उसका जो फ़ील है, वो ना ही कानून के लिए कोई इज़्ज़त है। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये 9 मई है ना, ये तारीख़ का स्याह तरीन दिन है और हमें आगे बढ़ना है। जनाब, आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। हमने उनको मधु किया है कि हम सलीम बुखारी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सानिया, 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो गया है, क्या कहेंगे सलीम बुखारी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से 9 मई का वाक़या एक ऐसा सानहा है जो पाकिस्तान की 76 साला तारीख़ में न पहले कभी हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी कभी नहीं होगा। ये जो 9 मई को जो कुछ भी हुआ, ये रियासत के ऊपर एक हमला था। ये तासुर देने की कोशिश करना कि ये सिर्फ फ़ौज पर हमला था, वो मेरे ख्याल से वो मिसनोमर है, वो ठीक नहीं है। इसलिए कि जब आप मुल्क की दिफाई जो तनसीबात हैं उन पर चढ़ दौड़ें, जब आप GHQs जो हैं, ये फ़ौज कोई आसमान से उतरी हुई फ़ौज नहीं है, ये एक आइनी अदारा है पाकिस्तान का और इसमें जो लोग हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। तो उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म की हेट्रेड का, जिस किस्म के तशद्दुद का, जिस किस्म की यानी एक तरह से फ़ौजकशी का जो मंजरनामा हमारे सामने है, वीडियोज़ पर सब कुछ मौजूद है। बहुत कोशिश की जा रही है ये तासुर देने की कि जनाब ये तो शायद फ़ौज ने ख़ुद कराया था। वो मेरे ख़्याल से बेवकूफ़ लोग हैं जो इस बयानिए को तस्लीम कर रहे हैं, इसलिए कि जो कुछ भी 9 मई को हुआ वो सब कुछ अपने तमाम तर सबूतों के साथ आज भी मौजूद है। वीडियोज़ हैं जिसके अंदर PTI की लीडरशिप जो है वो खुल्लम खुल्ला उकसा रही है लोगों को कि आप GHQ पे चढ़ दौड़ें, आप कोर कमांडर के घर पे चढ़ दौड़ें, आप फलां बिल्डिंग को आग लगा दें। और इससे ज़्यादा बदतर क्या सूरत हाल हो सकती है कि पाकिस्तान के ख़ुद अपने लोग वो मियाँ वाली की एयर बेस के ऊपर पेट्रोल बम लेके चढ़ दौड़े। हमने वो मंज़र देखे नहीं हैं कि रेंजर की गाड़ियाँ उठा के नहर में फेंक दी गई, उनके ऊपर पेट्रोल बमों से हमले किए गए। ये कौन से मुल्क में होता है? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखें तो मैं 2 मिसालें आपको दे सकता हूँ। आपने देखा होगा कैपिटल हिल पर क्या हुआ, जब ट्रंप के सपोर्टर जो हैं वो कैपिटल हिल पर चढ़ दौड़े थे तो उस एक एक फ़र्द को ट्रेस करके उन्होंने सज़ाएँ दी हैं।
और 8 से 28 साल की जेलें हुई हैं उनको। और दूसरा मैंने देखा कि जो रैम्पेज थी, जो लूटिंग एंड आर्सन के केसेस हुए थे बरतानिया में, उन्होंने एक एक फ़र्द को ट्रेस करके, जिन्होंने लूट मार की थी, जो स्टोरों से टीवी उठा के ले गए, फ्रिज उठा के ले गए, एक एक बंदे को ट्रेस करके उन्होंने सज़ा दी है। हत्ता के जो बच्चे थे उसमें, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे, उनको भी सज़ाएं दी गई हैं ताकि ये वाक़या दोबारा ना हो। जिन्होंने भी किया है, हम इस वक्त उंगली उठाने की बजाय कि फ़लाँ ने किया है, मैं कहता हूँ जिसने भी किया है उसको डेटरेंट पनिशमेंट, यानी एक ऐसी सज़ा जिससे लोगों को इबरत हासिल हो, अगर आप नहीं देंगे तो इस तरह के वाक़यात फिर दोहराए जाएंगे, जो न पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, न पाकिस्तानी कौम अफोर्ड कर सकती है। तो इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि दोबारा। सलीम बुखारी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता, किसी भी जगह, कि अपनी तनसीबात पर हमला किया जाए। ये पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है, नो डाउट। इस फ़ौज ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, हमारी सरहदों की हिफाजत करती है ये पाक फ़ौज। और DGISPR जो है, उनकी जो अभी ब्रीफिंग थी, मीडिया ब्रीफिंग, वो तो आपको याद ही होगा। उसमें उन्होंने कहा कि सानिया 9 मई के जो ज़िम्मेदार हैं लोग बेचारे, उनके साथ ना ही तो डील होगी ना ही ढील होगी। ठीक है, तो बुखारी साहब आप ये बताइएगा कि उनके लिए कोई माफ़ी की गुंजाइश है क्या? पहली बात तो यह है कि मैं DGISPR को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि कल उन्होंने बग़ैर किसी लगी लिपटी के हर चीज़ जो है वो खोल के अवाम के सामने रख दी है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि कौन इसके ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी बता दिया है कि इसकी प्लानिंग हुई कब से थी। उन्होंने तो ये कह के कि आप 9 मई क्यों हुआ है ये ज़रा तलाश करें जाके 2014 के धरने में। और साथ ही मैं काजी फाइज़ ईसा साहब का भी एक कोट मेंशन करना चाहूँगा। उन्होंने भी यही कहा था कि 9 मई को तलाश करना है तो फैज़ाबाद के धरने में तलाश कीजिए या 2014 के धरने में तलाश कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मगर इफ़ यू लेट एवरी कल्प्रिट गो स्कॉट फ्री तो उससे ये अनासर जो हैं, या इस तरह की अप्रोच जो है, या इस तरह का बयानिया जो है, उसको फ़रोग मिलेगा। और फ़रोग मिलने से एक ऐसी तबाही आएगी जिसको फिर संभालना मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा मैं DGISPR की इस बात से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा देनी चाहिए, चाहे वो प्लानर थे, चाहे वो सहूलतकार थे। एक गुंजाइश अलबत्ता उन्होंने रखी कि अगर जो इसके, यानी जो इस सबसे बड़ा लीडर था इसके पीछे, जिसका बयानिया जो है, उसने ये सानिया जो है, ये जिसकी वजह से ये सानिया हुआ, अगर वो कौम से सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग लें, यानी अपनी गलती तस्लीम कर लें, तो कौम उनको माफ़ कर सकती है। लेकिन ये अपनी जगह आई थिंक इट्स ए गुड जेस्चर। लेकिन जो लोग इस वक्त गिरफ़्तार हैं, जो लोग इस वक्त मुकदमात का सामना कर रहे हैं, उनके साथ ये रियायत तो ज़रूर होनी चाहिए कि अगर उनका कसूर नहीं है, अगर उनको ज़बरदस्ती उठाया गया है, तो उनको रिहाई मिलनी चाहिए। किसी भी मासूम आदमी को किसी किस्म की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने वो सारे काम किए हैं जिसकी वजह से आज वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं, उनको तो नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुआशरा जो है, चाहे वो डेवलप्ड है, चाहे वो डेवलपिंग है, चाहे वो अंडर डेवलप है, ये अफोर्ड कर सकता है कि उसकी दिफाई तनसीबात पर, उस इदारों के ऊपर चढ़े। मगर बुखारी साहब, एक साल में ना कोई फ़ैसला हुआ, ना कोई सज़ा हुई। ये सज़ा और फ़ैसले की ताख़ीर, क्या वजह है? एक बात जो और मैं बड़े ज़ोरदार तरीके से कहना चाहता हूँ वो ये है कि 1 साल तो हो चला है, अभी तक भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है कि कौन उसके ज़िम्मेदारान थे, उनको क्या सज़ा हुई है। मेरे ख़्याल से इसको अगर आप ताख़ीर करते चले जाएंगे तो इसका वो जो इम्पैक्ट है या जो इसका तासुर है वो ज़ायल होता जाएगा और आपके लिए फिर किसी को सज़ा देना मुमकिन नहीं रहेगा। मैं ये तजवीज़ करता हूँ, चाहे वो बेगुनाह हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए, अगर वो कसूरवार हैं तो उन्हें सज़ा दीजिए, लेकिन इस अमल को जितनी जल्दी आप तकमील तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ कन्फ्यूजन फैल रहा है। और कन्फ्यूजन अगर किसी भी प्रोसीडिंग्स के हवाले से फैले, किसी भी सानहे के हवाले से फैले, उससे मसाइल गंभीर होते हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। और ये सानिया 9 मई जो है, इसके जो ज़िम्मेदार हैं
उनको सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, नो मैटर व्हाट, क्योंकि कौम के दिल दुखे हैं, वो बेचारे हैं, बेचारे जिन लोगों के दिल दुखे हैं और इतने रंजीदा हैं कौम कि उनके जो सारे हीरोज़ हैं उनकी तौहीन की गई, और मुझे लगता है हर तबके में जो है उन्होंने इसकी मज़म्मत की है और अफसोस का इजहार किया। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि ये सिर्फ सियासत का खेल था, ऐसा थोड़ी था, ये तो कौम के हर फ़र्द जो है उसके जज्बात को ठेस पहुँचाई, उसके जज्बात से खेला गया है, और यकीनन इसके ज़िम्मेदार जो हैं उनको माफ़िया मांगनी चाहिए, गड़गड़ाना चाहिए, मगर साथ उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे माफ़िया मांगे, चाहे बेचारे बने, चाहे कुछ हो, मगर उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। विल सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और अभी जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड हैं, और मैं आपको बताऊं आमिर लियाकत साहब की याद फिर आ जाती है। एक तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान का वो एंकर आमिर लियाकत जिनकी जगह कोई एंकर नहीं ले सकता। एक साथ में तो वो साहिब इल्म भी थे, और उनको इंटरटेनमेंट में ऐसा अबूर हासिल था, ऐसी उनकी टाइमिंग थी एंटरटेनमेंट में, इतना अच्छा बोलते थे, इतने अच्छे तरीके से इतनी ज़्यादा ऑडियंस को ग्रैब करके चलते थे। मैं आपको बताऊं, मैं जब गेम शो करती थी ईदी सब के लिए एक चैनल पे, तो तब भी मैं उनको कॉपी करती थी, क्योंकि जिस तरीके से वो ऑडियंस को ग्रैब करते थे, ऑडियंस को लेके चलते थे, तो फिर मुझे भी 5-5 हज़ार ऑडियंस मिलती थी जिनको लाइव गेम शो कराना होता था। और फिर मैंने वहाँ पे उनके बहुत सारे शोज़ देखे, इस वजह से देखे क्योंकि मुझे समझ आया कि जब तक ऑडियंस को साथ आप लेके नहीं चलेंगे और अपने साथ ग्रैब नहीं करेंगे, उनके साथ इंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, उनको फ़न नहीं कराएंगे, तब तक कि वो शो में बैठ के इंजॉय नहीं करेंगे। उसके बाद फ़हाद मुस्तफ़ा को देख लें, फ़हाद मुस्तफ़ा भी आमिर लियाकत साहब की जो है वो उन्हीं तरीके से सवाल जवाब, ऑडियंस को ग्रैब, मतलब मैं हूँ, फ़हाद मुस्तफ़ा है, और जितने जितने शोज़ जो कर रहे होते हैं, चाहे गेम शो है, चाहे एंटरटेनमेंट शोज़ हैं, उन सबको कॉपी कौन कर रहा होता है? हम कर रहे होते हैं आमिर लियाकत साहब को। इसमें कोई झूठी बात नहीं है, ये सच्ची बात है। तो आज उन्हीं की याद ताज़ा हुई इस वजह से, क्योंकि हमारे जो मेहमान आए उन्होंने पहली मर्तबा इन साहब को इंट्रोड्यूस कराया था। ये है बड़े ज़बरदस्त से टैलेंटेड से सिंगर। एक होते हैं यो हनी सिंह, जो कि इंडिया के बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। उसी तरह हमारे पास हैं पीके यो खान, हमारे ज़बरदस्त सिंगर, और उनका असल नाम क्या है ये उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह के करम मैम, आप तो बताएं। ठीक ठाक। ये बताइए, ये जी पीके यो खान मतलब असल नाम क्या है? नॉट अ पीके योयो खान नहीं है। पीके योयो मीन टू से कि पाकिस्तानी योयो। माय गुड नेम इज़ मोहम्मद हारून हैदर। अच्छा, मोहम्मद हारून हैदर आपका पूरा गुड नाम है? नेम है, और इस फील्ड में नेम चल रहा है पीके योयो। अच्छा, आपकी तो शक्ल भी बहुत ज़्यादा उनसे मिलती है, यो हनी सिंह से। जी मैम, बिकॉज हाँ। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, हनी फ़ैन सिंह भी है भाई के। उनके? जी हाँ, ये मुझे 14 ईयर्स नाउ रेडी कि उनको मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, और बड़ा प्यार मिल रहा है दुनिया वालों जब से। आमिर लियाकत साहब ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया तो उस वक्त तो आप दुबले पतले छोटे से जी। बच्चे थे, कितने साल के थे? मैम 17 ईयर्स। 17 साल के थे। वो Yeah. पहला शो था आपका? जी मैम। लाइव परफॉर्म किया था? यस मैम। तो आज भी हमें कुछ सुनाएंगे आप? या व्हाई नॉट। तो हमारे लिए क्या क्या लेकर आए? आपके लिए बड़ा कुछ लेके आए हैं। क्या रैप अपनी कोई कॉम्पोजिशंस है, या फिर आप हमें यो हनी सिंह का भी कुछ सुनाएंगे? हनी सिंह का। अच्छा। बिकॉज हनी सिंह पाजी को मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, तो हनी सिंह के ही मैं आपको सॉन्ग सुनाऊंगा तो अभी। जो पाजी हैं उनके कौन कौन से गाने आपके फेवरेट हैं? लव डोज और ब्राउन रंग और ब्लू आइज, ये मैं अच्छा। इतना का गाता हूँ कि और वो कुड़ी नमकीन भी तो कोई गाना था ना? या यही है लव डोज। अच्छा, लव डोज है या। वो। अच्छा, अभी रिसेंट भी कोई वही। उनके गाने आ रहे हैं, पता नहीं बड़ी जी उसकी हाइप मैम। बनी हुई है। वडिया हीरा दे, अच्छा। वो अभी हनी सिंह का गाना चल रहा है अभी रिसेंटली। अच्छा। और मैंने इतना का गाना गा लिया कि आवाम परेशान होगी कि यो ये वाला गाना छोड़ दो। अब मेरा फेवरेट इतना है मैम, लव डोज जब वो आया था फर्स्ट टाइम, तो लोगों के मुंह पे चलता ही जा रहा है, और अब तक उसको मैं ही लेके चल रहा हूँ इधर अरे पाकिस्तान में। वाह, तो फैन हो तो ऐसे हो, तो जी गाना मैम। तो वो रिलीज करते होंगे, आधा तो आप वायरल करते होंगे। या मैम ऐसा ही है।
जी मैम, उसी ऐसे ही तरीके के गानों को मुझे लगता है अब जो सिंगर्स हैं, ये यो हनी सिंह होगा, ये लोग होगा, इसको ट्रेंड में लेकर आए, क्योंकि उस टाइम पे एक आध गाने बनते थे, बिल्कुल ऐसे ही है मैम। ना। फिर एक गाना आपको याद होगा कितना फेमस था, वो अदनान समी खान ने बनाया था कि मुझको भी तो लिफ्ट करो, या अमिताभ थोड़ी सी बच्चन तो साहब के लिफ्ट साथ करो, है ना। बिल्कुल, आय हाय क्या गाने जबरदस्त गाने थे थे। ऐसे। तो इस तरह के गाने जब आपको इतने सारे, अब तो याद होगा इनके, और आप हर जगह परफॉर्म करते हैं, स्टाइल भी आपका उनके जैसा है और इतनी रवानगी से गा रहे हैं, तो अपनी कोई ऐसी कॉम्पोजिशन अब निकालने का दिल है? जी इंशाल्लाह, वो अब आपके साथ निकालूंगा मैं। अच्छा, तो बनाया वैसे कोई बनाया आपने अपना कुछ? सुनाए ना मैम। अपने फैंस को भी, अगर अपने लिए कुछ आपने कंपोज किया है और कुछ बनाया तो। वो अभी मैम अभी पर्दे के पीछे है, वो भी पर्दे के इंशाल्लाह पीछे नहीं, ताला यहाँ तो कोई बिकॉज पर्दा ऑफ, लगा ही कोई नहीं है। नहीं एक्चुअली मैम मेरे अभी तक जो है ना अपना कोई सॉन्ग नहीं क्यों बनाया। बनाए मैं ना, आप- इतना अच्छा तो सिंगिंग करते हैं आप। आपका वेट था आपको मैम, किसी आज ने आपसे मुलाकात होगी अभी वैसे बोल रही इंशाल्लाह। हूँ, मेरे से हट के बता रही हूँ आपको। जी, जी। इतना अच्छा गाते हैं, आपको बताया किसी ने? जी जी मैम। फील भी है, मज़ा भी है, टोन भी है। आप तो कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर हम तो, मुझे लगता है यो हनी सिंह से ज़्यादा आपके फ़ैन हो जाएंगे। बिल्कुल गाए ना। तो और हनी सिंह के रैप वगैरह करता हूँ, बट हारून हैदर का जो वोकल है वो ये था। अरे वाह, तो मतलब आपकी सुरीली और मीठी आवाज़ भी है। जी। पाकिस्तानी भी किसी सिंगर को गा सकते हैं वैसे, जैसे आपको तो सब इस स्टाइल से ही ज़्यादा जानते जी, हैं, जी। मगर अगर मैं पूछूं आप पाकिस्तान के कोई सजाद अली साहब, जी, जी। राहत फ़तेह खान साहब, नुसरत अली खान साहब, जी, किसी जी। को, या फिर अहमद जहाँ से, असल में यही चार मेरे फेवरेट है, मैंने इसलिए चारों में से आपको कहा कि अगर Okay. इनका कोई गाना हमें सुनाए तो वो भी बड़ा अच्छा लगेगा। सजाद अली साहब। अरे वाह, ओके 1 मिनट रुकिएगा, ओके हम ब्रेक से वापस आएंगे ना। ओके डन। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिस मसले के ऊपर बात करेंगे, वो है हाय 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 गर्मी। मतलब गर्मी ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं, हम बड़े जितने भी हैं ना बेयर कर लेते हैं, हमें जीना भी आ गया, सहना भी आ गया, रहना भी आ गया, हमें गर्मी से भागना भी आ गया, गर्मी से बचाव का तरीका भी आ गया। मगर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, स्पेशली स्कूल गोइंग, उनको जब गर्मी लग जाती है ना, वो बहुत ख़तरनाक होती है, जिसको हम उर्दू के अल्फाजों में, आम घर के अल्फाजों में कहते हैं बच्चों को लू लग गई। और वो इतनी ज़्यादा शिद्दत होती है, आप अगर नॉर्मली, मुझे लगता है पेरेंट्स को तो सबसे पहले दिखती होगी, क्योंकि छोटे बच्चों को नहलाना, उनको तैयार करना तो ये माँ की ज़िम्मेदारी होती है। तो जो बैक होती है उनकी, वो पीठ पे छन जाती है, मतलब गर्मी की पित्त निकल आती है उनकी बैक के पूरी पीठ पे, और उसकी वजह से उनका ऐसे टेक लगा के बैठना, कपड़े पहनना, उनको इरिटेशन, फिर बार बार वो कहते हैं खुजलाएँ मामा खुजलाएँ पीठ पे, ये सारी शिद्दत चेहरे पे निकल आती है। जबकि उनकी एज, इतने छोटे बच्चों की एज नहीं होती कि उनके चेहरे पे इस तरह से पिंपल्स निकल आए, मगर वो गर्मी दाने होते हैं, माथे पे छन जाते हैं, गर्मी के दाने या गर्दन के पीछे छन जाते हैं। तो ये सारे मसले, आंख का पीला हो जाना गर्मी की वजह से, ये सब सारे जो मसले जिन जिन माओं को हैं, उसके लिए बात करने के लिए आज मैंने यहाँ पर दावत दी है। डॉक्टर असमारा नदीम है, जर्नल फिजिशियन है, तो हम सारी इनसे बातों का जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम असमारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। असमारा, आप मसला तो समझ गई हैं कि हाँ ये जी। जो है बड़ा सीवियर मसला है, क्योंकि ठीक है ये कोई बीमारी नहीं होती, मगर इस गर्मी का बचाव तो हमें करना ही करना पड़ेगा। सबसे पहले बताइए कि ये जो गर्मी दाने हो जाते हैं पीठ पे बच्चों को, और बच्चे बड़ा इरिटेट रहते हैं, फिर हम पिकली हीट पाउडर लगा रहे होते हैं उनको, ठीक है ना, और ये गर्मी की शिद्दत की वजह से ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको किस तरह से डील किया जा सकता है? और सबसे ये क्यों पहले तो आप निकलता है? देखें कि बच्चे जो है ना, वो खुद बता ही नहीं सकते कि आपको कि उनको गर्मी फील हो रही है। तो आपने सबसे पहले तो पेरेंट्स असेस करें ना। आपको पता है आजकल इतनी गर्मी है, जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने ऐसे ही लगेगी, है। और हमारा इन्वायरमेंट भी आपको पता है कि अब इस कदर गर्मी है कि व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। पहले नहीं थी इतनी गर्मी, जैसे बचपन में हम ऊपर सो जाते थे, छतों पे सो जाते जी, थे, चारपाई डाल के सोते थे। अब तो वो नई सिनेरियो रह गया नहीं, ना कि आप आप पैरिस्टर फैन लगा के सो नहीं सकते। अब तो हर बंदे ने स्प्लिट लगा लिए, तो वो स्प्लिट की इतनी गर्मी है कि आप तो ऊपर नहीं सो सकते। इसके अलावा डेंगू आ चुका है अब, ऐसे तो ही पहले नहीं था, तो अब आप छतों पे नहीं सो सकते। नहीं। लेकिन ये कि अब आप अपने अंदर इंडोर सो रहे हैं। हाँ। तो ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है इतनी ज़्यादा हो गई है। व्हीकल्स हैं, हर बंदे ने मोटरसाइकिल, बाइक पे और गाड़ी निकाल के ही कम्यूट करना है। अच्छा, दिन के टाइम मक्खियाँ, तो रात के टाइम मच्छर, ना, क्या रात के जीना टाइम आराम किया हुआ है भाई, ये मक्खी मच्छर की जिंदगी मक्खी बर्बाद मच्छर कर की दी है। ज़िंदगी है। और ऊपर से है कि आपको पता है आबादी बढ़ रही है, ट्रीज़ नहीं लग रहे उस तरह जितना कूलिंग इफेक्ट ट्रीज़ का है, वो अच्छा। नॉर्मली हम तो स्प्लिट वगैरह से तो नहीं पूरा कर सकते नहीं। ना इवेंचुअली, क्योंकि स्प्लिट्स एसीज एक जगह पे कन्फाइंड है, हम एनवायरनमेंट को ठंडा नहीं कर सकते। बल्कि कुछ अर्से पहले आपको पता होगा कि कोविड आया था, और उसके बाद एक टेम्परेचर फॉल डाउन हुआ था, बिकॉज पीपल वर इनसाइड द हाउसेज, और
जो है वो बाहर नहीं निकल रहे थे, तो वो गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, तो एकदम कूलिंग इफेक्ट आया था और वो उस तरह की गर्मी नहीं आई जिस तरह की हर साल आती है। हर साल आती तो थी। इसमें मुझे लगता है कि ये जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, जैसे बच्चे और जो बूढ़े लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं गर्मी में। तो फिर इसमें कौन कौन सी बीमारियों का खतरा होता है ख़ास तौर पर इस गर्मी की शिद्दत में? बीमारियां तो देखिए, सबसे पहले तो हीट एग्जॉस्शन है। हीट एग्जॉस्शन इटसेल्फ इज़ अ बीमारी, ठीक है। इतनी हीट हो जाती है कि आप हीट के साइंस हैं, आप इवन बच्चों में भी जो आप कह रही हैं कि बच्चों में देखें कि आप अक्सर देखेंगी रेड फ्लश्ड फेसेस हो जाते हैं, चीक्स लाल हो जाती हैं। हाँ। खेल रहे होते हैं तो लाल होके आए होते हैं हाँ, बच्चे, काले भी लाल भी, काले लाल, हाँ बिल्कुल। बच्चों को क्योंकि गिरगिटों वाली रंगत हो जाती है बच्चों के खेल के आते हैं धूप में। बच्चों को आप रोक भी नहीं सकते, आप इंडोर प्ले भी नहीं करवा सकते। बच्चे यार लाइक हमने बाहर ही खेलना है, स्कूल साइकिल से वापस पिक करो, लगता नहीं वही बच्चा है जो हमने अपना छोड़ा था। एग्जैक्टली। नीला पीला। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करेंगे कि जो गर्मी की शिद्दत है उसमें जो बच्चों को बीमारियां होती हैं उससे कैसे बचाव हो सकता है, वो कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी डेंजर बीमारी है जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ डॉक्टर असमारा नदीम मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं बच्चों की गर्मी के ऊपर जो उनको लग जाती है स्पेशली इस सीज़न में। अच्छा, आप बता रही थी कौन कौन सी बीमारियां जो गर्मी की शिद्दत से बच्चों को अटैक करती हैं? सबसे पहले तो ये है कि आपका समर फ्लू हो जाता है बच्चों को। बहुत ज़्यादा गर्मी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी बच्चा डिहाइड्रेट कर जाएगा, और जब भी डिहाइड्रेशन होती है ना तो हर किस्म की इन्फेक्शन बच्चे को लग सकती है। तो सबसे पहले वायरल कैच करता है बच्चा। खा पी नहीं रहा, सही पानी नहीं ले रहा, तो आपको फ़ौरन वायरल गला ख़राब हो जाता है, फ्लू स्टार्ट हो जाता है बच्चे को। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब गर्मी आती है तो फूड खाना भी जो है ना इतनी देर बाहर रिटेन नहीं रहता, जल्दी ख़राब हो जाता है। बच्चे आर वेरी लाइकली कि कैंटीन से कोई बर्गर ले लिया, कोई समोसा ले लिया, कोई इस तरह वाली चीज़ ले ली, तो वो फ़ौरन गैस्ट्रो भी कॉज कर देता है। वो एक जो गर्मी है ना वो अपने साथ और बहुत सारे मसाइल लेके आती है, तो बच्चों में बीमारियाँ ज़्यादा होने लग जाती हैं। और दूसरी बात ये आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो खुद से पानी नहीं पीते, नहीं, तो उनको बताना पड़ता है घर में। तो जैसे आपको पता है कि माएँ कहती रहती हैं पानी पी लो, पानी पी लो, और समटाइम्स स्कूल में तो जैसी बोतल दो वैसी वापस आती है। बच्चों ने प्लेग्राउंड में जाना है और खेलना है और कोई पता नहीं है। डॉक्टर साहब, इसका कोई हमें हल बता दें जल्दी से, कोई इसकी अद्वियात बता दें, कोई ऐसे सिरप्स बता दें, कोई ऐसे ट्रीटमेंट बता दें ताकि सारी सबसे पहले तो मैं आपको इजी तरीका ये बताऊंगी। सबसे पहले ना पब्लिक अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, इवन स्कूल्स की अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। आप टीचर्स को इंटीमेट करना चाहिए कि गर्म सीजन है, आप बच्चों को जो प्लेग्राउंड में है ना वो ज़्यादा ना लेके जाएं, ठीक है। आप इंडोर रखें, क्योंकि जो 10 AM टू 4 PM का टाइम है ना वो सन ऑलमोस्ट बिल्कुल बहुत ज़्यादा होता है, आपकी बहुत ज़्यादा हीट का टाइम होता है, स्कॉचिंग सन होता है। स्कॉचिंग सन होता है, एग्जैक्टली। तो उसके बाद आप ये कि टीचर को इंटीमेट करें कि आप रिपीटेडली बच्चों को कहें कि आफ्टर एवरी आवर यू हैव टू सिप वाटर, बार बार पानी पिलाएं। क्लासरूम में बच्चों को बोलते रहें पानी पिलाएं। और उसके साथ ये कि बच्चों को साथ हैंड वॉशिंग भी करवाएं। आपका जैसे आई हैव अ डॉटर एंड वहाँ पे टीचर है कि दे हैव अ सिंक इनसाइड द वेरी नियर बाय द क्लासरूम, और वो एवरी आवर वो प्रैक्टिस भी कराते हैं टू गो एंड हैंड वॉश योर हैंड्स, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी बात है जब हाथ इतनी गर्मी है, हाथ बार बार पसीना आता है, गंदे होते हैं, तो आपको बार बार इन्फेक्शन होता है। तीसरा मैं आपको ये कहूँगी कि एवरी मदर, ठीक है, आपका बहुत इजी तरीका है एंड मुझे लगता है बचपन से हम सबको पता है, हमारी नानी दादियाँ करती रही हैं, स्कंजबीन बनाना, ठीक है, वेरी इजी, वेरी कॉमन। पुदीना, काले नमक, चीनी और चीनी डालें। आपका बच्चा अगर लेमन से थोड़ा सा वो है, इरिटेंट है और गला ख़राब होता है, आप लेमन का थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेमन के बड़े फ़ायदे हैं वैसे, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सेल रिपेयर है, लेकिन ये है कि अगर बच्चों को थोड़ा तुर्श लग रहा है तो आप चीनी, नमक, और बच्चे ये इजीली मज़े से पी भी लेंगे। मुझे जल्दी से बता दें क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है कि हम स्किन के लिए बच्चों का जो SPF यूज़ करें, क्योंकि बच्चों को धूप से स्किन के लिए भी तो बचाना है हमने, तो उसके लिए हम कौन सा SPF यूज़ करें? आप नॉर्मल जो सन ब्लॉक होता है 60 SPF का, वो 60 SPF होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा सन है, ठीक है। 90 तक भी मिलते हैं यहाँ पे। और लास्ट वो जो पीठ पे दाने निकल आते हैं उसके लिए भी कोई ट्यूब, उसमें वैसे तो हम बचपन में प्रिकली हीट इस्तेमाल करते थे, लेकिन आप बेहतर, सबसे बेहतर मैं आपको चीज़ बताऊं कि आप बच्चों को वो कपड़ा पहनाएं जो ब्रेथेबल हो। अच्छा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जब आप ब्रेथेबल, आप ये नायलॉन के जो इस तरह वाले यूनिफॉर्म्स आते हैं, दे आर वेरी हार्ड टू वियर, तो थोड़ा सा आप कपड़ा ऐसा चूज़ करेंगे, ऐसा हल्का थोड़ा कपड़ा होना चाहिए कि ब्रेथेबल हो, हवा गुजरे
और आपके बच्चों की स्किन बेहतर हो, और साथ ग्लासेस यूज करवाएं, वैंस, सन ग्लासेस भी साथ साथ यूज करें। ओह माय गॉड, सन ग्लासेस लगा के बच्चे कितने क्यूट लगते होंगे अपने पूरे यूनिफॉर्म के साथ। कल से मैं भी फ़िलहाल को सन ग्लासेस बनाऊंगी। थैंक यू सो मच अस्मारा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रहनुमाई की। हम अपने बच्चों का इसी तरह ख्याल रखेंगे जिस तरह से हमें समझाया। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और अभी जिन मेहमान को हमने यहाँ पर मधु किया है और जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो बहुत बड़ा टॉपिक है। मुझे लगता है इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज हम बात करेंगे ये जो हमारे जिस्म में जितने भी अज़ा होते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स जो हमारे हैं, उनको हम किस तरीके से अतिया कर सकते हैं, किसी और की मदद के लिए किसी और को दे सकते हैं मरने के बाद या मरने से पहले। कौन कौन से ऐसे हमारे ऑर्गन्स जो हम लोग किसी को डोनेट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पाकिस्तान में आयशा थी और मैंने अपने एक शो पे पूरी उनके बारे में बताया, डिटेल बताई कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स हुई, उनको सांस का प्रॉब्लम हुआ, उनको पता चला कि उनके जो दिल है वो सही काम नहीं कर रहा और उनके पास यहाँ पर पाकिस्तान में कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी जहाँ पर कोई ट्रांसप्लांट हो सके, दिल का कोई मसला जो है इस तरीके से उस लेवल पे जाकर ठीक किया जा सके। तो फिर उन्होंने इंडिया अप्रोच किया, वहाँ पर गई और वहाँ पर उनका ट्रांसप्लांट हुआ। मतलब इंडिया का किसी का दिल जो है वो उनके दिल में धड़क रहा है अब, और वो ज़िंदा है, सलामत है माशाल्लाह और बिल्कुल सेहतयाब है। उसी तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। और साथ में आपको जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं उनका भी नाम ज़रूर लेना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने भी मरने से पहले अपनी आंखें डोनेट कर दी थी और अब वो किसी जीते जागते इंसान को नसीब हुई हैं और वो उनकी आंख से पूरी दुनिया देख रहा है। बड़ी बात है माशाल्लाह। इसी तरह ऐश्वर्या राय का भी मैंने सुना था कि उन्होंने अपनी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हैं और सबसे खूबसूरत आंखें उनकी, और उसके बावजूद उन्होंने अपनी आंखें जो हैं वो डोनेट कर दी हैं कि जब वो इस दुनिया में नहीं होंगी तो वो उनकी आंखें किसी और को दी जाएंगी। तो मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि जब कोई इस दुनिया से चला जाए तो उसके बाद जो दूसरे इंसान है, मतलब ऐसा इंसानियत का जज्बा है कि वो किसी और की भी मदद मरने के बाद भी कर गई, अपने किसी आज़ाद से जो है वो कर जाएँ, तो ये बड़ी बात होती है। इन सबको मैं कहूँगी कि सलाम है। अब हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं वो है इमरान अहमद, डायरेक्टर लीगल पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी कि कौन कौन से अज़ा ज़िंदगी में और कौन से अज़ा मरने के बाद अतिया किए जा सकते हैं? डॉक्टर साहब ओवर टू यू। अच्छा फ़िज़ा, मैं सबसे पहले कुरान पाक की आयत है सूरह माइदा की आयत नंबर 32 जो है जिसका तर्जुमा ये है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और एक हदीस पाक है कि खैरुन्नास मन यनफउन नास, तुम में से बेहतरीन वो है जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। माशाल्लाह। तो देखिए आप की ज़िंदगी जो है उसका मकसद कोई ना कोई होता है। बेशक। अगर वो मकसद जो है आपके मरने के बाद भी ज़िंदा रहे आपके ऑर्गन्स की सूरत में, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल बेशक। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी का जो है वो क़याम वो 2017 में इसको मार्ज़ वजूद में आया। इससे पहले चूँकि ये एक फेडरल सब्जेक्ट था, ठीक है, 2010 में इसकी लेजिस्लेशन हुई 2010 में। 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों को डिवॉल्व हो गया। ठीक है। 2012 में पंजाब ने भी इसकी कानून साजी कर ली, लेकिन 2012 से लेकर 2017 तक जो है इसका सेरेमोनियल चार्ज जो है दीदन वीसी के प्रोफेसर फैसल मसूद मरहूम के पास रहा। अच्छा। लेकिन फिर एक सुओ मोटो केस जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होता है कि बच्चे जो हैं उनको अगवा करके उनके गुर्दे जो हैं वो इलीगली एक्सट्रैक्ट आउट किए जा रहे थे। फिर अगस्त 2016 11/2016 था वो अज़-खुद नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद ये इदारे को फंक्शनल किया गया और 2017 से जब से ये इदारा फंक्शनल है, मैं बतौर डायरेक्टर लीगल जो है वहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इसमें देखें, कानून साजी से पहले जितने भी ये इल्लीगल माफिया था वो किसी के भी गुर्दे निकाल के किसी को भी जो है वो लगा देता था, और इससे सबसे ज़्यादा जो है फॉरेनर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आते थे और अपने गुर्दे या जिगर को ट्रांसप्लांट करवा के तो चले जाते थे। ठीक है। अब 2017 के बाद जो है इसकी कानून साजी के बाद जो है जब ये इदारा फंक्शनल हुआ तो इसके अंदर हमने बाकायदा तौर पे एक एवेल्यूशन कमेटी को रजिस्टर्ड करना शुरू किया।
इसका सेक्शन 5 जो है वो कहता है कि जो भी हॉस्पिटल अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है किसी भी इंसानी उज़्व के लिए, मिसाल के तौर पे अगर कोई रजिस्टर्ड होना चाहता है कि गुर्दे की पेवंदकारी मैं करना चाहता हूँ या मैं जिगर की पेवंदकारी करना चाहता हूँ, तो ये 2 उज़्व ऐसे हैं कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर अतिया कर सकता है। तो मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर चाहिए कि मरने से पहले और मरने के बाद कौन कौन से अज़ा जो हैं हमारे बॉडी के, ये आर्गन्स हम अतिया कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ये ज़रूर मुझे बताइए। जी, मरने से पहले यानी कि ज़िंदगी के अंदर अगर आपका कोई अज़ीज़ करीबी रिश्तेदार वो जो है इस खुदा ना खास्ता बीमारी में मुब्तला है, तो ज़िंदगी में आप 2 उज़्व दे सकते हैं, जिगर और गुर्दा। अच्छा। चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसानी जिस्म के अंदर 2 गुर्दे रखे हैं, ठीक। एक गुर्दे के साथ भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, अच्छी सेहतमंद जो है, तो एक गुर्दा अतिया करके उसकी ज़िंदगी को कोई नुकसान नहीं होता, वो सेफ़ होता है, सेफ ऐसी जैसे वो अपनी लाइफ गुजार रहा है। एग्जैक्टली। और दूसरा जिगर है कि अल्लाह ताला की ज़ात में ने ऐसा जिगर में खासियत रखी है कि अगर जिगर का एक हिस्सा लेकर दूसरे को अतिया कर दिया जाए, वो भी उसका रीजनरेट कर जाता है और जो डोनर होता है उसका भी जिगर जो है वो रीजनरेट कर जाता है। अच्छा। अब मरने के बाद जो है, जिसे हम कहते हैं डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन, बाद अज़ मर्ग अतिया करना अपने अज़ा को, अब इसके अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर 10 या 12 केसेस अभी हो चुके हैं। जब से मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ हमने 3 से 4 केसेस जो हैं वो किए हैं। अभी रिसेंटली 2-3 माह पहले एक माह पहले जो है एक लड़का था जैन जो है, उसकी वाइफ ने जो है वो कॉन्सेंट दी, उसको ब्रेन ट्यूमर था और वो ब्रेन डेथ डिक्लेयर उसकी हुई। जो भी WHO के प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक जो है, जो डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन जब आप अतिया करते हैं तो उससे पहले जो है एक मेडिकल टीम जो है वो बाकायदा टेक्निकली जो है उसको एवेल्यूएट करती है। मतलब ब्रेन डेथ के बाद जो अज़ा अतिया कर रहे हैं उसके ऊपर जो कानून है या वो हमें वो मौजूद है। सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 जो है दैट इज़ वेरी मच क्लियर। ओके। सेक्शन 6 जो है उसके अंदर पूरी एक पॉलिसी बनी है। फिर ब्रेन डेथ पॉलिसी जो है हुकूमत पंजाब ने जो एक मुकम्मल एक हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी थी टेक्निकली जो उसको एवेल्यूएट करती है, वो भी मंजूर हो चुकी है। और आप इससे पहले वो जो बता रहे थे कि हम रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं, तो कौन कौन से ऐसे अज़ा हैं जो रिश्तेदारों को स्पेशली दिए जा सकते हैं? जी, इसमें और कौन से रिश्तेदार दे सकते हैं? जी, इसमें सेक्शन हमारे कानून के अंदर 3 तरह के जो है ना वो दर्जात बना दिए गए हैं कि अगर आप का कोई बहन भाई खुदा ना खास्ता या माँ बाप बीवी बच्चे वालिदैन में से कोई बीमार है, तो ये सर्कल जो है क्लोज ब्लड फैमिली का है। ठीक है। कि आपके करीब तरीन खूनी रिश्तेदार। ठीक है। अब वो खूनी रिश्तेदार जो है उसके अंदर इस फैमिली के अंदर में से आप ले सकते हैं उनसे जो है अपने ब्लड रिलेशन से। यस। अब जब इनमें से नहीं है, ठीक, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, टेक्निकली भी और लीगली भी। ठीक है। अब उसके अंदर मिसाल के तौर पे पॉलीसिस्टिक किडनी एक डिजीज़ है जो इनहेरिटेडली जो है ट्रेवल करती है पूरी फैमिली में। ठीक है। अगर उस फैमिली के अंदर वो डिजीज़ है तो वो फैमिली का कोई बंदा डोनर नहीं हो सकता। अच्छा। चूंकि वो चाहे भले किसी एक में, मगर वो पूरी उस ब्लड फैमिली में से वो डोनर नहीं हो सकता। जी, चूंकि 40 इयर्स की एज तक जो है वो किसी भी वक्त जो है ब्लो अप हो सकती है। अच्छा। वो डिजीज जो है, तो जो डॉक्टर्स हैं वो एहतियात करते हैं कि ऐसी फैमिली से ना लिया जाए। अब उसके जो है नॉन क्लोज ब्लड रिलेटिव्स में वो चला जाए। सेक्शन 3(2) हमें कहता है उसके अंदर फिर मजीद 3 दर्जात हैं। ठीक है। कि आपके पैटर्नल, मैटरनल और इन लॉज, यानी कि दिदहाली, निनहाली और ससुराली रिश्तेदार जो हैं उनमें से अगर आपको कोई देना चाहता है तो इसमें हुकूमत पंजाब ने जो है इसकी प्रोविजन को इन्हेंस किया ताकि इलीगैलिटी जो है उसको स्टॉप किया जाए और लोगों को पूल जो है डोनर का वो बढ़ा दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेंगे, हम वापस आएंगे तो फिर ये पूछेंगे कि अगर जिसने कहा कि इसमें से लोग डोनर नहीं कर सकते, अगर कोई ये वाली डिजीज़ जो आपने नाम लिया, जी जी, और उसके अलावा अगर किसी और से डोनेट लेते हैं, कोई डोनर पकड़ते हैं, तो फिर कानून क्या कहता है, क्या इक़दामात हैं, क्या साजी है कानून की, वो आप प्लीज़ हमें डिक्लेयर कीजिएगा यहाँ पे। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है और हम आज बात कर रहे हैं जो हमारे ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम एहतियात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनके ऊपर। मैंने ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे उसमें डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि हम जो है कौन कौन से फैमिली मेम्बर्स हैं जो अपने ऑर्गन्स दे सकते हैं और कौन कौन से फैमिली मेम्बर्स नहीं दे सकते। अब इसी पर मैं आगे बात ये करना चाहूँगी कि मुझे बताइए, अब फैमिली मेम्बर्स में से अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास डोनर है ही नहीं और वो एहतियात नहीं दे सकता इस तरह, तो फिर वो आउटसाइड बाहर से क्या डोनर अरेंज कर सकता है और डोनर किस तरह अरेंज करेगा? जी शिजा, देखें इसमें एक चीज़ है जो मैंने बताया कि क्लोज ब्लड, नॉन क्लोज ब्लड, उसमें से एग्जॉस्ट हो गई तो उसके पास फिर सेक्शन 5(2)(a है हमारा, कि जिसकी वर्डिंग्स डीटो ये है, द एवेल्यूशन कमेटी शैल इंश्योर दैट नो ऑर्गन इज़ रिट्रीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटेड डोनर विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द एवेल्यूशन कमेटी। ठीक है। अब ये वो एवेल्यूशन कमेटी है जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट, न्यूरोफिजिशियन और लोकल नोटेबल्स जो हैं, हॉस्पिटल जिसको हम रजिस्टर्ड करते हैं, उन पर मुश्तमिल होती है। अब ये एवेल्यूशन कमेटी जब सेटिस्फाइड हो जाए कि इसके पास क्लोज ब्लड में और नॉन क्लोज ब्लड में कोई भी मौजूद नहीं है और एक ऐसा नॉन रिलेटेड जिसका कोई खूनी रिश्ता नहीं लेकिन दोस्त अहबाब हैं, जिसके साथ कोई आपकी लव एंड अफेक्शन ऐसा है कि वो मोहल्लेदार है, हमसाया है, आपका फास्ट फ्रेंड है और आपका कोलीग है, तो उसमें कानून की पॉलिसी है कि उसमें बिल्कुल पॉलिसी है। लेकिन इसमें अलमिया जो बड़ा इसका जो है डार्क साइड है नॉन रिलेटेड डोनेशन लेने की, वो ये है कि 2016 के बाद से नॉन रिलेटेड डोनेशन जो है पंजाब के अंदर नहीं हो सका। उसकी वजह क्या है कि जब 2017 में फंक्शनल हुआ अदारा तो इलीगैलिटीज़ हद तक थी कि जब ऑपरेशनली इसको कमांड किया गया पी होटा की सरबराही में, तो उसमें जितने भी ये लोग नॉन रिलेटेड डोनेशन करते थे उनका कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता था। जो कानून के अंदर है कि विदाउट मनी और मनीज़ वर्थ होगा डोनेशन जो है, आप एक दूसरे के साथ कोई किसी किस्म की कमर्शियल डीलिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो कमर्शियल डीलिंग पाई गई। अच्छा। इसी वजह से जब से होटा फंक्शनल है उस वक़्त से एक भी केस, इसका मैकेनिज़्म मैं बता दूं कि जितने भी क्रॉस दी पंजाब प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड हैं, वो तमाम के तमाम जो है डोनर को, रेसिपिएंट को एवेल्यूएट करके फिर फाइल हमारे पास भेजते हैं। खैर इसमें एक तो ये लंबी बहस भी है, मगर ये तो फिर बात एक थोड़ा सा गलत भी है ना कि अब जिस बेचारे के पास अगर डोनर है ही नहीं और फैमिली का कोई ऐसा पर्सन है ही नहीं, कोई ब्लड रिलेशन है ही नहीं, फिर वो कहाँ से डोनर लेकर आएगा? उसको तो डोनर मना कर दिया, उसकी जान नहीं, उसकी चीज़ें। हमने मना नहीं किया। जो हॉस्पिटल्स की इवैल्यूएशन कमिटीज़ हैं उनको एम्पावर किया गया है कि आप ऐसे केसेस जो आप देखते हैं कि इसका क्लोज ब्लड में भी नहीं है, नॉन क्लोज ब्लड में भी नहीं तो है, वो हॉस्पिटल्स अरेंज कर सकते हैं। वो हॉस्पिटल अरेंज नहीं करेगा। फिर पी होटा इज नॉट सपोज टू प्रोवाइड द डोनर। पी होटा इज अ रेगुलेटरी बॉडी। वो उसी ने अपने सर्कल से लेके आना है कि ये मेरा दोस्त है, आप इसको इवेल्युएट कर लें। आपने अगर इसका असेसमेंट करनी है कि कैसे दोस्ती है, 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, ये मेरा क्लास फेलो है, तो जाहिर है एक बंदा अगर 20 साल का तो है वो उससे मुस्तफीद हो सकता है, वो उससे मुस्तफीद हो सकता है। ठीक है। और इसके अंदर मजीद भी पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या है कि सम टाइम जो है आपका ग्रुप मैच नहीं करता। अच्छा। आपका HLA टिश्यू टाइपिंग मैच नहीं करता अपनी क्लोज ब्लड से या नॉन क्लोज ब्लड से रिश्तेदारों के अंदर, तो स्वैपिंग की जो है एक प्रोविजन आ गई है। अच्छा। कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आप B पॉजिटिव गुर्दा लेना चाहते हैं, आपके पास A पॉजिटिव है, A उसको दे दें, B उससे ले लें। ठीक है। तो ये डोनर रजिस्ट्री जो है, अब ये करके कौन देगा? ये हॉस्पिटल्स के अंदर। यस। अच्छा। PKLI जैसे सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है पंजाब का, उसके अंदर डॉक्टर्स हॉस्पिटल हमसे रजिस्टर्ड है, बहरिया है, नेशनल है, हमीद लतीफ़ है। ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल जो अच्छे प्राइवेट के हैं, जना हॉस्पिटल सरकारी है, ये हमसे रजिस्टर्ड है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर जैसे मैं आज सोचती हूँ कि मैं अपने मरने के बाद अपने कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट करना चाहती हूँ, तो वो किसको लगेंगे? अच्छा, इसमें जो है हमारे पास एक फॉर्म है, हमारी वेबसाइट मौजूद है पी होटा की जो है, और फिज़िकली भी हमारे ऑफिस में आ सकते हैं आप। एक फॉर्म फिल करेंगे, उसके अंदर जो है ऑप्शन है कि आप जो है डोनेशन अपनी फैमिली को सिर्फ देना चाहते हैं, उनको ही मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि इट इज़ ओपन टू एवरीवन,
तो फिर यूनोस क्राइटेरिया होता है जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड है कि उसके अंदर एल्गोरिदम है, आप उस रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जैसे सैकड़ों लोग हमारे पास जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं कि जो कहते हैं कि अगर मेरी खुदा न खास्ता डेथ हो जाए तो उसके बाद अज़ा जो है मेरे अतिया कर दिए जाएं किसी को भी। वो एल्गोरिदम जो है वो डिसाइड करता है। आप कह रहे थे खुदा ना खास्ता मेरी फौत की, खुदा ना खास्ता क्यों, खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे, तो जाना ही है सबने, तैयारी तो जाना है, लेकिन देखें ज़िंदगी की तो दुआ करनी चाहिए ऐसे, मगर खुदा ना खास्ता भी नहीं बोले ना, जाना तो है उधर। अच्छा मुझे बताएं, कुछ नाबीना हॉस्पिटल्स भी होते हैं जिनकी लोग हैं ऐसे जिनके पास बिनाई नहीं है, बिनाई से माजूर हैं, तो क्या ऐसे हॉस्पिटल्स आप लोगों के लिंक में हैं? जी जी, हमारे पास दर्जनों हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस द पंजाब जो है, जो कि रजिस्टर्ड हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से। तो कॉर्निया के हवाले से हम उनको रजिस्टर्ड करते हैं। कितने लोगों की अभी तक आपका इदारा जो है वो हेल्प कर चुका है, कितने लोगों की आंखें हमारे पास जो है कोई 6000 से ज़्यादा हम अप्रूवल्स दे चुके हैं किडनी की, मोर देन 1000 जो है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो चुकी हैं पंजाब के अंदर, और मोर देन 3000 जो है कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन हो चुकी हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट पेंक्रियाटिक सर्जरी हुई है। जो मैं बता रहा था कि जैन एक लड़का था जिसने अपने अज़ा दिया कि ये बादस मर्ग 8 अज़ा उसके जो हैं मुख्तलिफ 8 लोगों को लगे, ठीक है, और वो 8 जिंदगियां बचा के गया। उसमें एक ऐसा लड़का भी था जो कि टाइप 1 डायबिटिक था, पैदाइशी था, ही वाज अबाउट 26 ईयर ओल्ड, और उसका जो पेंक्रिया था, लबलबा था, वो उसको लगा, और वो 26 ईयर्स की एज के बाद से अब इंसुलिन पे नहीं है। अच्छा, जो लोग गैर कानूनी ये जो पेवनकारी में मुलव्वस हैं, इलीगल ये ट्रांसप्लांटेशंस करवाते हैं चीज़ों की, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? लास्ट में मैं चाहूँगी इस पे आप जी जी, हमारा जो सेक्शन 9, 10, 11, 12 है, 13 है, ये उसकी पनिशमेंट के हवाले से है, ठीक है, कि कोई भी शख्स चाहे वो मेडिकल फर्टर्निटी से हो, पैरामेडिक से हो, या ये माफिया से हो, अगर वो विदाउट अप्रूवल जो है किडनीज़ को या लिवर को या किसी भी इंसानी उज़्व को जो है वो रिमूव करेगा विदाउट अथॉरिटी, तो उसकी पनिशमेंट जो है वो 10 साल है, और उसका जुर्माना भी जो है वो 10 लाख रुपया है। अच्छा। और इसके हवाले से हम कोई 40 के करीब जो हैं वो गैंग्स जो हैं वो बस्ट कर चुके हैं, और इतने ही जो FIR जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। हमारे मुख्तलिफ ऑफिस हैं रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर, और यहाँ पर मुख्तलिफ FIRs भी दर्ज हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई भी हो रही है। थैंक यू सो मच इमरान अहमद साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने बहुत रहनुमाई की, और आप लोग भी डोनेशन कर सकते हैं, करें, बल्कि ये बहुत अच्छा काम है, एक नेकी है कि आपकी ज़िंदगी में भी रहते रहते अगर आपकी कोई ऐसा बॉडी आर्गन जो है, ह्यूमन आर्गन जो है वो आपके अगर किसी फैमिली मेम्बर्स में, ख़ानदान में, ब्लड रिलेशन में किसी को ज़रूरत है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उनको ज़रूर दें। और उसके साथ साथ अगर आपके मरने के बाद भी आपका कोई आर्गन किसी रहती ज़िंदगी में किसी जीते जाते इंसान को कर काम आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या पता वो इंसान अकेला कमाने वाला हो, घर में सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर, उसके अपनी बहनें, छोटे बच्चे, अपनी बीवी, अपनी बूढ़ी माँ, सबको पाल रहा हो, तो ये सदका जारिया है। अगर आप अपने कोई भी बॉडी आर्गन्स जो है, ह्यूमन आर्गन्स, अगर किसी को मरने के बाद भी एहतियात कर देते हैं तो ये सदका जारिया है। जैसे हमारे अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने किया, बहुत बड़ी बात है। उसी तरह ये सारे काम हम भी कर सकते हैं, छोटी छोटी नेकियां हैं, बस एक्सेप्ट करना है और स्टेप उठाना है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और अब हम बात करेंगे यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। ये जो औरतों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, और ख़ास तौर पे ये जो औरत ही औरत को इल्ज़ाम ठहरा रही होती है, उसके ऊपर तशद्दुद कर रही होती है, और ये जो बहुएँ हैं यही क्यों सिलेंडर की आग से जल रही होती हैं, सांस क्यों नहीं जलती, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तशद्दुद जो है सिर्फ औरत पे क्यों हो रहा होता है। आपने एक वाक़या सुना होगा, थोड़े दिन पहले बड़ा फेमस हुआ था कि एक ससुर जो था वो अपनी बहू को बहुत ज़्यादा चपेड़े मारता था, बहुत ज़्यादा चपेड़े मारता था। तो उसने आगे जाके पुलिस में कंप्लेन की, उसने केस किया, तो वो वीडियो वायरल हो गई बहुत ज़्यादा। फिर ससुर ने और बेटे ने जो है बोला कि अब ये तो बात हमारी माशरे में चली गई है, ये वीडियो भी वायरल हो गई है, और ससुर को पकड़ लिया पुलिस ने। तो फिर आगे बेटे ने कहा कि जब तुम केस वापस लोगी तो तुम इस घर में रह सकती हो, वरना तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम्हें सीधी तलाक है। तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और एक बड़ा और भी बड़ा फेमस वाक़या था कि 50 रुपये पे एक बंदे ने अपनी बीवी मार दी। मतलब ये कोई तरीका है औरत पे इस तरह से तशद्दुद और फिर उसकी जान ले लेना? तो कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं।
इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमने मधु किया है। ताहिरा हबीब है, फॉर्मर वाइस चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और पाकिस्तान में मैं ये बोलूँगी कि जो स्पेशली औरतों के हुकूक़ हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। तो आपसे बेहतर कोई भी नहीं हमें मिला कि हमें लगा कि आप इस पर सही बात कर सकती हैं जो बजाय। ओवर टू यू। जी, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो डोमेस्टिक वायलेंस की जहाँ तक बात है तो मैं ये कहूँगी कि हमारे माशरे में वैसे ही वायलेंस जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल वायलेंस बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। और इसकी तशद्दुद के बढ़ने की जो वजूहात हैं, एक तो वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन जब ख़वातीन चूँकि इस माशरे में उनकी सानवी हैसियत है, उनको हमारे यहाँ जेंडर इक्विटी नहीं है, औरतें और मर्द जो हैं उनमें बराबरी नहीं है उनके स्टेटस में, उनकी हैसियत में, तो जब तशद्दुद किसी भी माशरे में बढ़ता है, ये पाकिस्तान में नहीं है पूरी दुनिया में है कि सिनफी तशद्दुद जो है वो उसी तरह से बढ़ जाता है। और उसमें ख़वातीन और ट्रांसजेंडर, क्योंकि ये माशरे में उनकी हैसियत मर्दों से बहुत कमतर गर्दानी जाती है, तो वो उसका ज़्यादा शिकार होते हैं। तो पाकिस्तान में ये जो घरेलू तशद्दुद है औरतों के ऊपर, इसकी क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं? प्लीज़ बताइए, बयान कीजिएगा। अच्छा, पाकिस्तान में भी वही वजूहात हैं जो कि एक पूरी दुनिया में हैं घरेलू तशद्दुद की, क्योंकि कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ कबायली रवाज भी हैं हमारे मुल्क में। अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें मुरव्वज हैं जो कि कहना चाहिए जिसे हार्मफुल कस्टमरी प्रैक्टिसेस कहते हैं, जो ख़वातीन की जो हैसियत माशरे में सानवी है, वो आप जाते हैं जब जहाँ पे अनएजुकेटेड क्लास है, जहाँ पे जो देखा जाए कि उनकी मुआशी मसाइल ज़्यादा हैं, वहाँ पे ये चीज़ तशद्दुद मज़ीद भी बढ़ जाता है। लेकिन जब आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की तो मेरा जो तजुर्बा है, मैंने कोई 8 साल के करीब जो है पाकिस्तान भर के जो सिनफी तशद्दुद के जो केसेस थे उनके साथ डील किया, तो वो सिनफी तशद्दुद तो बड़े शहरों में भी बहुत ज़्यादा है। और उसकी जो मेन रीज़न पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान से बहुत लोग जो हैं दूसरे मुल्कों में गए हैं, लेकिन वो माइंडसेट जो है वो वही लेके जाते हैं जो ये होता है कि लड़कियों की शादियां जो हैं अब पाकिस्तान वापस ला के करनी है। जब उनकी सारा ब्रॉटअप जो है एक डिफरेंट माहौल में होता है और यहाँ आके उनको एक किसी अनएजुकेटेड कज़न से शादी के लिए कहा जाता है, तो यूजुअली लड़कियां रिटेलिएट करती हैं। तो अब वो बाहर पढ़ी होती हैं, वहाँ के माहौल के हिसाब से उनका ब्रॉटअप होता है, फिर यहाँ के माहौल के हिसाब से जो लड़के का ब्रॉटअप होता है वो अपनी बात अपनी मनवाने की कोशिश करता है। जब दो लोगों का आपस में मिलाप होता है तो दोनों एक तो बिल्कुल ही मिसमैच हो जाते हैं। बिल्कुल। और ब्रॉटअप मैटर जी, और उसमें ब्रॉटअप के हवाले से ये भी होता है ना कि जब फैमिली फोर्स करती है तो वहाँ पे आपने अपनी उनकी ब्रॉटअप ये है कि दे कैन स्पीक अप फॉर देयर राइट्स। तो वो जब बात करती हैं तो आपने देखा होगा बहुत सी पिछले दिनों ऐसे वाक़यात हुए कि लड़कियों के मर्डर कर दिए गए और वो फैमिली ने किए। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू तशद्दुद का, वो ये है कि परपेट्रेटर जो होता है ना, तशद्दुद करने वाला जो होता है, वो आपका कोई फैमिली मेम्बर होता है, कोई उस्ताद होता है, कोई बहुत करीब के लोग होते हैं। इस हालत में ये जहनी और जिस्मानी क्या पेन होता है, क्या तकलीफ होती है, कौन से ऐसे नुकसान है जो पहुँचते हैं खास तौर देखिए, मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तानी मुआशरा या कोई भी मुआशरा जिसमें ख़वातीन के साथ तशद्दुद होता है तो उनकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना होता है कि जब वो ख़वातीन की शादी या लड़कियों की शादियाँ जब होती हैं तो वो ख़वातीन अपने बच्चे जो हैं उनकी ब्रॉटअप में भी वो उस तरह से एक पुरसुकून माहौल में नहीं कर सकती। वो तशद्दुद का जो माहौल, बाज़ औक़ात तो शादी के बाद तशद्दुद जो है वो 4 गुना हो जाता है। तो जब वो इसलिए भी हो जाता है ना ताहिरा जी, देखें जब शादी कर रहे होते हैं हम अपने घर में किसी बच्ची की, तो सबसे पहले उसको कह देते हैं इस घर में तुम्हारा हम रिश्ता कर रहे हैं तो तुम्हारी जो है ना लाश ही वापस आनी है। तो वो बाद में तो शिकायत भी नहीं कर सकती अपने मियाँ की, ससुर की, सास की, किसी की बता ही नहीं सकती क्योंकि उसको तो पहले धमकी दे के बैठा है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि सबसे जो अहम बात है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कुछ लॉज भी बन गए हैं, कोई पॉलिसीज़ भी बन गई हैं। पुलिस ने भी, पंजाब पुलिस ने भी एक ऐप जो है, हमें बताएं, कानून बताएं इसकी प्लीज़ और पॉलिसीज़ बताएं। बिल्कुल। अब ये जो रीसेंट अच्छा स्टेप है, इससे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो केसेस आते थे डोमेस्टिक वायलेंस के, और अगर मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करती थी सर्वाइवर को या उसकी फैमिली को, बहन को, या उसके साथ कोई दोस्त आई भी होती थी कि आप इसको रिपोर्ट करें, तो उनका एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है हमारे यहाँ कि पुलिस पे इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे होते लोग ना।
तो वो कहते थे नहीं नहीं वहाँ पे तो पुलिस जो है वो उसकी तरफ से हमारे साथ वायलेंस शुरू हो जाएगी, नहीं हमने नहीं जाना वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट की कमी पाई जाती थी। लेकिन अब रिसेंटली एक उन्होंने ऐप जो है पंजाब पुलिस ने विमेन सेफ्टी ऐप जो है वो शुरू की है, और वो जो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी है उसके साथ मिल के की है। तो वो उन्होंने 22 अप्रैल को, पहले भी थी, लॉन्च हुई हुई थी, 22 अप्रैल को उसमें कुछ नए फीचर डाले। और अथॉरिटी जो है ये सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के बहुत जिम्मेदार अफसर ने ये बताया। ये जो ऐप है ये तशद्दुद का खात्मा कर सकेगी, आपको लगता है? मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो हमें प्रेवलेंस की बात करनी है ना। सबसे पहले तो ये हमारे माशरे में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि घरेलू तशद्दुद होता है, क्योंकि पहले तो यही रवैया हमें देखने में मिलता था कि कोई लड़की अब अगर बहुत उसने करेज दिखाई है, केस लेके गई भी है, तो उसको पुलिस कहती थी बीबी जाओ ये तुम्हारे घर का मामला है, घर का मामला जो है वो ना लाओ, फिर कल को तुम्हारे यहाँ मसाइल होंगे। तो अब पहली तो बात यह है कि ये एक्सेप्टेंस अगर आई है और पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने ये ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है, तो आप हैरान होंगी कि 22 अप्रैल से 4 मई तक कितने दिन बनते हैं? 12-13 दिन बनते हैं ना। 3000 केसेस रजिस्टर हो गए डोमेस्टिक वायलेंस के। जी, और ये अथॉरिटीज कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रही। कितने मतलब केसेस होंगे? मुख्तलिफ एनजीओज काम कर रही होती है ना, वो छोटे छोटे एरिया को कवर कर रही होती हैं। अब ये तो एक थोड़ा सा ये तो इस ऐप के जरिए होता क्या? कोई पूरी टीम आप लोगों ने बिठाई है जो उनके घरों में जाती है, उनके इस मसलों को सुनती है, बात करती है? इस ऐप से आगे क्या? मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आपसे डिटेल में जो सोल्यूशन है बेसिकली जिससे आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ताकि आम देखने वाले की मदद हो सके। क्योंकि आपने कहा बस अब 12 दिन ही हुए इसको लॉन्च हुए हुए, तो वी वांट टू नो एवरीथिंग इन डिटेल। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। ताहिरा हबीब हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। इन्होंने अभी बताया कि एक ऐप इंट्रोड्यूस हुई है जिस पर लोग शिकायत दर्ज कर रहे हैं और अभी 12-13 दिन हुए हैं, उस पर इतने लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जो लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं एक बार, अब देखा जाए उनका तो घर ख़त्म, क्योंकि बोलने ही तो नहीं देते, शिकायत तो नहीं करने देते। जो लोग मतलब अपने किसी करीबी रिश्तेदार या अपने घर में, अपने मैके में शिकायत नहीं कर सकते, अब उन्होंने अगर ऐप में शिकायत की है तो उसका क्या हल है? किस तरह से, वैसे ये क्या स्टेप्स होंगे, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा? फिज़ा, ये बात आपने जो की, ये हमारी सोच की बात है। ये हमारे माशरती रवैये ऐसे हैं कि हम ये सोचते हैं कि अगर कोई औरत शिकायत करती है तो उसका घर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि होता भी ऐसे ही है ना। हमारे माशरे में अभी तक ये शिकायत करने का या अपने हक़ के लिए खड़े होने का, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने का, उसके लिए उसकी रेमेडी तलाश करने का रिवाज ही नहीं है। और किसी हद तक है, एक बड़ी लिमिटेड सी प्रिविलेज क्लास, एजुकेटेड क्लास तो उनमें है और वो ये शिकायत करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये बहुत बड़े स्केल का प्रॉब्लम है डोमेस्टिक वायलेंस का। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि पूरे मुआशरे में ही वायलेंस बढ़ गई है, तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि ख़ातून जो है उसकी सिनफी हैसियत चूँकि सान भी कंसिडर की जाती है, तो उस पर ज़्यादा वायलेंस हुई है। देखिए, पढ़ा लिखा माशरा होने के बावजूद भी आज भी मर्द इस बात पर लड़ रहा होता है कि जब काम से घर आता है तो बीवी के पास प्यार मोहब्बत से बात करने नहीं जाता, बल्कि बीवी को कहता है कि तुमने अम्मी को टाइम पे खाना नहीं दिया ना। मुझे फ़ोन पे अम्मी का फ़ोन आया था, मुझे पता चला, तशद्दुद, हरकुटाई, थप्पड़, बदतमीज़ी, गाली गलौज शुरू। तुमने अब्बा को टाइम पर रोटी नहीं दी थी, तशद्दुद, बदतमीज़ी, गाली गलौज, ये क्या तमाशा है? जी बिल्कुल, ये तो मतलब आप देखें शरई लिहाज से, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम इस्लामी माशरे में रहने पे फ़ख्र करते हैं तो ये वो उस लड़की की तो ये जिम्मेदारी नहीं है। वो बच्ची स्कूल, वो तो जिम्मेदारी तो जो बच्ची उस घर में आई है वो बच्चों को भी भेज रही है स्कूल तैयार करके, मियाँ को भी काम पे भेज रही है, नाश्ते भी बना रही है, उसने हांडियाँ भी बनानी है, घर वालों के भी नाश्ते तैयार करने, कपड़े भी इस्त्री करने, घर की सफाई भी करनी। आप हेल्पर से भी बदतर उसको ट्रीट करें तो वो औरत क्या करे? कहीं तो शिकायत करेगी, फिर उसके ऊपर ऑन टॉप उसको गाली गलौज, मार कुटाई। कुछ सासें तो ऐसी होती है कि बेटे को सामने खड़ा करके बोलती है मार इसे, मुंह पे मार इसे। ये हालत है। बिल्कुल जी, ये आपके मुआशरे की ये हकीकत है। और ये इस वक्त इस तरह जो चीज़ें हो रही हैं उसमें
बहुत सारे लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर हम समझते हैं कि ये सिनफी तशद्दुद जो है इसे ख़त्म होना चाहिए, तो फिर एक रियासत की जो कमिटमेंट है, जो हमें अभी रिसेंटली पंजाब में बड़ा खुशाइंद काम पंजाब पुलिस ने किया है कि उन्होंने विमेन सेफ्टी ऐप एक बना दिया है यहाँ पे। हाँ, ऐप में आपने कहा शिकायत भी आ रही है, तो अब इस पे क्या किस तरह से अब मतलब मैंने आपको बताया कि 3000 लोग जो हैं वो शिकायत कर चुके हैं विद इन 15 डेज़। तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस उनके पास आएगा तो वो उनको अब जब हम क्लास की बात करते हैं ना कि मुख्तलिफ हमारे माशरे में तबके हैं, जो प्रिविलेज क्लास है उसके पास तो ख़ातून के पास गाड़ी है ना, तो और उसके पास अवेयरनेस भी है, उसके पास एजुकेशन भी है। वो अगर इस तरह का कोई उस पर तशद्दुद होगा, जिस्मानी तशद्दुद या जिनसी तशद्दुद, तो वो पुलिस स्टेशन भी जा सकती है, उसको रिड्रेसल का मैकेनिज़्म पता है। लेकिन ये पंजाब पुलिस ने जो ये सेफ़ सिटीज़ अथॉरिटी के साथ मिलकर ऐप बनाई है, इसमें औरत को उसके डोर स्टेप पे मिलेगा। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया, मैं वजह है क्योंकि एज बीइंग एन एंकर मुझे लगता है कुछ मेरी भी जो आपकी जितनी बहनें हैं उनको उसको मुझे थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। वो ये कि अगर आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, आपके साथ बदतमीज़ी, आपके साथ गाली गलौज होता है, इस डर खौफ से तशद्दुद का निशाना ना बने कि आपका घर ख़राब हो जाएगा। घर ख़राब होता है तो हो जाए। दूसरी बात ये कि हमारे मीडिया का भी पूरा काम है कि वो स्टेप लें और स्टेप आउट करें और बोलें। पूरे मीडिया में ये बात होनी चाहिए कि किसी औरत को तशद्दुद का निशाना ना बनाया करें। जब किसी गैर लाइवी बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाएंगे तो गौर से ये सोचिए कि कल को आपकी भी आगे बेटी, आपकी भी बेटी जहाँ पे ब्याएंगे ना, तो उनके साथ भी इसी तरीके के एक्ट होंगे, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। क्योंकि गिव एंड टेक है। अल्लाह ताला ने आपको बोला आप जैसा देखेंगे वैसा पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो खुदा के लिए तशद्दुद का निशाना किसी गैर बेटी को ना बनाए। प्यार मोहब्बत से रहें। बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं।